एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MS कोचिंग सेंटर में। सर कितना और टाइम लगेगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये 40 से 45 मिनट का क्लास होने वाला है। डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर से हम लोग अभी जो है सो क्लास 9th का ख़त्म कर चुके हैं और अब जो है वो क्लास 10th का क्लास होने वाला है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में भी हम लोगों ने बात किया था इसके पहले लेक्चर में। ये हमारा आज क्या है? दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था? नंबर्स के बारे में। नंबर्स जैसे हो गया क्या हो गया? परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उसके बाद फिर और हमारा क्या था? अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, उसके बाद और क्या था? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक था, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। और अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं आ रहा है तो क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको वहां विभाज्यता का नियम 2 से 11 तक पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको भी जाके देखें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैथ्स में सबसे बड़ा यही होता है कि अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आपको लगेगा कि मैथ्स मेरा बहुत बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन सही सही कर पा रहे हैं तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। तो सुजीत कुमार गुड इवनिंग, राहुल गुड इवनिंग, मानसी गुड इवनिंग, सिंपी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए, तो आप सभी उन बच्चों को शेयर करेंगे जो अभी क्लास 10th में है, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से शुरू से अंत तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि यहाँ पे फ्री क्लासेस होती है, ठीक है। तो आज हम लोग ये शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या होता क्या है? तो हम बताए थे आपको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे हो गया 2, ठीक है, उसके बाद फिर 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, उसके बाद क्या हो जाएगा? 17, 19, उसके बाद 23, ठीक है, उसके बाद 29। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्याएं, है ना। क्योंकि 2 हमें पता है कि सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होता है, 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से डिवाइड होता है, भाग लगता है, ठीक है। तो जो संख्याएं एक और खुद से डिवाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं बाबू लोग? अभाज्य संख्या। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुजीत। कितने सुजीत हैं बाबू? मेरे पास शायद 2-3 सुजीत पढ़ते हैं, है ना। चलिए, एक सेकेंड। हाय राहुल राज। अच्छा, एक राहुल राज है, एक राहुल कुमार है ना, ठीक है। नेटवर्क तो ठीक है फिर इतना। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा। थोड़ा सा वो क्या है, बढ़िया से दिख नहीं रहा, हम चेक कर लेते हैं। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा दिखाई दे रहा होगा, है ना।
हेलो मानसी कुमारी, तुम बॉय हो ना? तेरा नाम आदित्य कुमार है ना? देखो बाबू, आदित्य और जो मानसी हैं वो दोनों अपने भाई बहन हैं। ठीक है, तो आप जो है सो ये ना समझें कि आदित्य ही हर बार देखते हैं। ठीक है, चलिए। सर आप अकेले हैं? सर आप अकेले हैं आज? हाँ, आज जो है सो हम अकेले हैं। ठीक है, मुकेश सर और पंकज सर नहीं आए हैं क्योंकि उनको कुछ कारणवश, मतलब कुछ काम पड़ गया, इसीलिए वो लोग नहीं आए, तो आज हम अकेले हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे गुणनखंड करेंगे? जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 140। क्या है? 140। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए दो तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट, अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो डायरेक्ट कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे एक डंडा खींचेंगे, ये आपको पता है, क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ जो है सो विभाज्यता का नियम बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्लास 9th का फुल कोर्स के प्लेलिस्ट में आपको एक कोर्स मिलेगा। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे। ये YouTube रहा। ठीक है, YouTube में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक कोर्स नाम का चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? कोर्स नाम का एक चीज मिलेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना? तो यहाँ से एक कोर्स दिख रहा है, ये कोर्स। ठीक है, कोर्स में आने के बाद आपको यहाँ क्लास 9th का प्ले लिस्ट है, कंसेप्ट विथ एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ये 2026-27 कंप्लीट है। ठीक है, और ये क्या है? 10th क्लास का। ये किसका है? 10th क्लास का है। ठीक है, ये 10th क्लास का है। अब यहाँ से आपको 9th क्लास में आना है, और 9th क्लास में आने के बाद ये वीडियो आपको देख लेना है। कौन सा देख लेना है? लेक्चर 1 किधर है? ये देखिए, डिविजिबिलिटी रूल, ये दिख रहा है आपको? आपको हम दिखा दें, थोड़ा सा जूम होगा तो। नहीं हो रहा है ना? तो डिविजिबिलिटी रूल ये देख लेना है, तभी आप एकदम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है सर, मानसी है अभी, हाँ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है और ये देख ही लेना है, तभी आपको डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा, याद रखिएगा, है ना? चलिए, तो यहाँ से आपको पता है कि ये 140 70 टाइम्स में डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 35 हो जाएगा। फिर ये आपको पता है 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35। 7 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 1 से। तो यानी 140 बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? 2 गुणा 5 गुणे 7। तो ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। बस इतना ही करना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 156। क्या आएगा? 156। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 156 को यहाँ से गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ लास्ट में 6 दिख रहा है तो 2 से कटेगा, आपको पता है। ठीक ठीक है, तो 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर से लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 तिया 6, 2 नवा 18। लास्ट में 9 है, लेकिन इसका डिविजिबिलिटी, सम ऑफ नंबर इज ऑल्सो, अगर मतलब इसका सम जो है, ठीक है, सम जो है सो 3 से डिवाइड हो गया, तो जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये 13 टाइम्स में यानी 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो यानी 156 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। क्या आपसे ये सॉल्व हो जाएगा? क्या आप ये सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ देखने वीडियो। देखिए, आप वीडियो क्लास के बाद भी देख सकते हैं ना, अभी आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक लाइव क्लास भी आपका छूट जाएगा, और उधर तो आप देख ही सकते हैं। अगर आपको बोरिंग लगेगा ना तो आप 1.5 की स्पीड में देखिएगा। ठीक है, और स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि जल्दी से उसका खत्म हो जाए लेक्चर, है ना? चलिए, तो ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। हम देखना चाहते हैं कि क्या आप लोग ये बना पाते हैं, है ना? अगर बना लेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। हेलो सर जी। हेलो गोपाल। गोपाल, क्या हाल चाल? ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं 3825। किसको देखने वाले हैं? 3825। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3825। 3825 को अभाज्य गुणनखंड में करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 3825। ठीक है, अब इसका गुणनखंड लास्ट में क्या है? 5 है, तो हमें पता है 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 सते 35। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 डिजिट पहले ले लिए, 5 सते 35। तो 38 में से 35 निकाल दो, कितना बच गया? 3।
तो 3 और 2 मिलके फिर से क्या होगा 32। तो याद रखना ये 38 नहीं दिखना है, हमें 3 और 2 देखना है, तो ये 32 हो गया। तो 5 के टेबल में 32 नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है 5 छक 30 आता है। कितना आता है 30। तो 32 में से फिर से 30 चला गया, तो कितना बचा फिर से 2, 2 और ये 5, तो फिर हमें 25 आएगा। ठीक है, और 5 के पहाड़ा में ये 5 बार में क्या आएगा 25 आएगा। फिर से लास्ट में गुड इवनिंग विकास कुमार, गुड इवनिंग विकास, कौन है आप विकास? क्लास, हेलो सर, गोड्डा से बोल रहा है। अच्छा, गोड्डा से स्वागत है आपका विकास, मैं भी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अब इसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से, तो फिर से 5 से डिवाइड होगा। अब एक डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 एकम क्या लिखेंगे 1। तो 5 का टेबल में एक बार में ये 5 आ गया, तो 7 में से 5 चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा सोचिए मन में, यहाँ क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, 2 और 26 मिलके क्या बनेगा 26, 2 और 6 मिलके, सब ठीक है गुरुजी। तो अब गोपाल क्लास 10th का पढ़ाई कैसा चल रहा है, ऐसा वैसा कि वैसा ऐसा? ठीक है, 2 और 6 26 हो गया, तो 5 का पहाड़ा में 26 नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है 25 आएगा 5 बार में। तो ये यहाँ से 26 में से 25 चला गया, कितना बचा 1, 1 और 5 मिलके क्या बनाएगा 15। तो 5 के पहाड़ा में 15 कितने में आएगा 5 दिया 15। अब 153 आ गया, तो ये 3 क्या किससे कटेगा? तो गुड इवनिंग पल्लवी, क्या आप पल्लवी हैं और कौन से क्लास में आप बताएंगे, क्योंकि हम क्लास आपका भूल गए हैं ना। अब ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 है, ऑड नंबर लास्ट में रहेगा, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 1 4 और 5 9, 9 देखिए इसको जब जोड़े तो 9 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15 और 3 एकम 3 51। फिर से इसको जोड़े 5 और 1 6, 6 आ रहा है 3 से कट रहा है, तो ये 17 बार में कटेगा, और इसको जब 17 से काटेंगे तो ये एक बार में पूरा डिवाइड होगा। तो इधर वाला जो नंबर आया इसको हम लोग यहाँ गुणा करके लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो ये क्या हो गया इसका कंप्लीट आंसर। तो अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 3 क्वेश्चन को, एक 140 को सॉल्व किया, दूसरा 156 को, तीसरा 3825 को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और कल हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, किसमें, दूसरे क्वेश्चन में। अच्छा, हमको ये बात बताइए कमेंट करके, क्या आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया, बताएंगे पहला क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, चलिए सभी, सावित्री कुमारी बता रहे हैं हाँ सर, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आता है, ठीक है मानसी, हाँ सर, ठीक है मानसी, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, अगर कोई संख्या ए और बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए और बी, और इसका हम लोग एलसीएम निकालनी है, एलसीएम किसका निकालनी है ए और बी का, और एचसीएफ भी निकालनी है, एचसीएफ किसका ए और बी का। तो एक फॉर्मूला बनता है कि अगर ए और बी इन दोनों नंबर को गुणा किया जाएगा और इसका एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देंगे, यानी एलसीएम ऑफ ए बी गुणा एचसीएफ ऑफ ए गुणा बी। ये सब जो भी कंसेप्ट हम लिखवाते हैं, छोटा छोटा पॉइंट कभी भी, जैसे इस तरह से हम अभी लिखवा दिए, ठीक है। तो आपको एक यानी चैप्टर 1 जब भी आप स्टार्ट करिएगा फेयर करने के लिए, तो आपको क्या करना है 2 से 3 पेज छोड़ देना है, 2 से 3 पेज छोड़ देना, ठीक है। जब भी बीच में वैसा कुछ कंसेप्ट लगेगा कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो जो छोड़ा हुआ पेज है चैप्टर 1 का, उसको यहाँ पे नोट कर लेना है, पहला पेज में नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण देके बताएं, आप लोग तो इसे समझ गए होंगे। जैसे ये बुक है, ठीक है, तो ये बुक है हमारा, मान लेते हैं कॉपी है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग फिर से यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। ये स्टार्ट करेंगे लिखना, ताकि हम लोग को बाद में जब रिवीजन करना हो तो तुरंत हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो नंबर का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इसी नंबर का निकालेंगे इन दोनों का, और एचसीएफ इन दोनों का निकालेंगे और गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या आता है, बराबर आता है, दोनों क्या होता है, बराबर। ठीक इसी कंसेप्ट से हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पहला नंबर क्या है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग बताइएगा कि समझ में आ गया तो हम दो क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देंगे और आप लोग कल बताइएगा और फिर कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो यहाँ से पहला क्या है 26 और 91, तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे नहीं बोला है कि किस विधि से निकालना, लेकिन सबसे आसान किससे होता है, गुणनखंड विधि से। किससे होता है, गुणनखंड विधि से। क्यों, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम यहाँ एक ही बार में निकल जाता है। और वैसे अगर उस तरह से निकालेंगे भाग विधि से तो पहले एक बार एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही बार गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं गुणनखंड विधि। तो 26 का गुणनखंड क्या होगा बाबू बताए, 2 गुना 13, 13 दूना 26 होगा। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 13, 13 सत्य 91 होता है। जैसे 26 को गुणनखंड करेंगे इस तरह से, ठीक है, 26 को करेंगे तो यहाँ लास्ट में 2 है, सॉरी 6 है, तो 2 से डिवाइड होगा। हमें पता है 13 बार में कटेगा, 13 से फिर 13 एकम 13, तो ये नंबर हम लोग इधर लिखते हैं, लिख दिए। इसी तरह से 91 लिखेंगे तो आपको पता है 7 से कटेगा, तो 13 सत्य 91 होगा। अब इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर आ गया 26। आपको पता है एलसीएम में सब नंबर लिखते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पावर का। तो सबसे पहले नंबर क्या है 2, सबसे पहले नंबर क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना, फिर क्या है 7, 7। उसके बाद देखिए दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। कितना बार लिखते हैं, एक ही बार। तो यहाँ गुना क्या हो जाएगा 13। आपको इतना एलसीएम आता होगा, ठीक है। और अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको एलसीएम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को टाइम से आना है ठीक 7 बजे शाम में, है ना। चलिए, तो एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम अगर इसको निकालेंगे तो बताइए इसको गुना करके क्या आएगा, 13 सत्ती 91 दूना 9 दूना 18, 182, कितना आएगा 182। एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो अधिकतम जो कॉमन होता है सार गुणनखंड, उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो इसमें अधिकतम सार गुणनखंड कहाँ दिख रहा है, ये आपको 13 दिख रहा है। ये इस तरह से आपको बनाना नहीं, ठीक है, हम सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से लाइन खींच रहे हैं कि दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा, सिर्फ 13। और जिस नंबर में, जिस संख्या में एचसीएफ कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1। एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा 26 का और 91 का एचसीएफ निकल गया। अब हम लोग जानते हैं किससे, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ से जो दो संख्या हमें दिया था पहले उसको लिखते हैं, ठीक है, और एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो दिया हुआ दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, अब दो संख्या क्या था हमारा 26 और 91, तो यहां से हम लोग पहले एलएचएस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलएचएस, यानी इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या है बाबू, एलएचएस क्या है, दो संख्याओं का, ये देखना है कि बराबर है कि नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या कौन सा है, 26 और 91, तो ये किसके बराबर होगा, 26 गुणे 91। तो इसको गुणा करके आप हमें बताएंगे कि कितना आएगा। जी सर, गुणा करके बताएंगे कितना आएगा, तो 6 कम 6 हो जाएगा, सॉरी 6 कम 6 हो जाएगा। फिर 2 और 9 छक 54, 2 56, 56 का 6 कितना बच गया 5, 9 दूना 18 और 5 23, तो ये क्या आया 2366, कितना आया 2366। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ गुना एलसीएम यानी आरएचएस में है, आरएचएस, ये पूरा क्या है एलएचएस, ये इसको बोलते हैं आरएचएस, बराबर के इधर वाला एलएचएस, बराबर के उधर वाला आरएचएस। तो आरएचएस में क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम, जो कि हम लोग पहले से निकाल के रखें। तो एलसीएम बराबर कितना है 182, एचसीएफ बराबर 13, तो इसके जगह लिखेंगे एचसीएफ की जगह 13, और एलसीएम बराबर कितना है बाबू 182, 182। अब इसको गुणा करिए, 13 दूना 26 का 6, ठीक है, 13 ठीक क्या होता है, 13 सत्ते 91, 13 ठीक 104, 104 और 2 106, 106 यानी 106 में 6 लिख दिए, ठीक है, 106 में 6 लिख दिए, कितना बचा 10।
13 कम 13 और 10 23। तो देखिए ये भी 2366 आया और ये भी 2366 आया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अतः LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। बस इतना ही हमें करना है, पहले इसका HCF LCM निकाल लेना है और इसके नीचे हम जानते हैं कि लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब LHS निकाल लेंगे पहले, फिर RHS निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि LHS बराबर RHS है। यानी ये जो दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जब गुणनफल होगा और उसका HCF और LCM का गुणनफल होगा तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कहलगांव से हैं। गुड इवनिंग सिंटू कुमार पंडित। गुड इवनिंग सर जी। क्या लिखा हुआ है, शुभम। कौन क्लास है सर? ये क्लास 10th है बाबू, देख लो। ये क्लास 10th है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा लेक्चर दिया जाएगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक पूरा क्लास चलेगा, है ना। कौन क्लास का है सर? ये क्लास 10th का है, सिंटू कुमार। यस सर, हाँ, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार हमें कमेंट करके आप लोग बताएंगे अगर आपको समझ में आया। तो हम लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इसी तरह से पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और इस तरह से आपको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस दिखा देना है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। और नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो तीसरा आपको होमवर्क रहेगा जो कि कल बना के लाना है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। शिवम, शिवम, शुभम, 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 ठीक है सर, ओके। ठीक है, और आप लोग शेयर भी करें, है ना, ताकि वो बच्चे जुड़ सकें जो भी क्लास 10th में, 9th में, यहाँ सभी की क्लास होती है ना। HCF गुना LCM बराबर PX इंटू GX। वेरी गुड सिंटू कुमार पंडित। ठीक है, वेरी गुड। आप भी जो फॉर्मूला लिखे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे आपको PX QX इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता तब हम लोग PX और QX का GX का यूज करते हैं ना। यहाँ पे नंबर्स है तो आप PX और GX की जगह क्या यूज कर लेंगे, A इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, ये चीज यूज कर लेंगे। ठीक है, PX GX आप जब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद पढ़ेंगे, वहाँ x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म, ये सब आएगा, तब हम लोग वहाँ पे PX GX का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए HCF और LCM जिसको नहीं समझ में आया ये हम बता दे रहे हैं, आपको यहाँ से भी समझ में आएगा, है ना। आप हमको कमेंट करके बताइए कौन सा बता दें, पहला, दूसरा या तीसरा। जो क्वेश्चन आप बताएंगे उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो आप के लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो आप हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए सब कुछ सब नहीं लिखिएगा कि पहला सॉल्व करवा दीजिए, दूसरा, तीसरा, है ना, तो फिर तीनों सॉल्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक सॉल्व करना है ना, क्योंकि लालच जो होता है ना वो बहुत क्या कहते हैं, आप लोग को हम एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। क्या आप लोग को कहानी सुनना है? ऑनलाइन में बताएंगे कहानी सुनना है, ऑफलाइन में बोल रहे हैं कि हाँ सुनना है। एक नंबर, अच्छा एक नंबर, पहला नंबर बता दें। ठीक है सिंटू, सिंटू पहला नंबर बता रहे हैं। क्या आप लोग को कहानी सुनना है? हाँ सावित्री कुमारी, हाँ बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं, अच्छा कहानी सुनना है। देखिए कहानी ये है, ठीक है, कहानी ये है कि एक बुढ़िया रहती है। कहानी तो बुढ़िया से शुरू होता है ना, क्योंकि बुढ़िया जो होती है वो बहुत ही फेमस होती है ना। सुनाइए, ठीक है। तो एक बुढ़िया रहती है और वो बुढ़िया क्या करती है उसके घर में एक साधु आने वाले होते हैं ना। बुढ़िया के घर में एक साधु आने वाले होते हैं। वो साधु के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना में जैसे हो गया दाल हो गया, भात हो गया, सब्जी हो गया, चोखा हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ बनाते हैं। अब वहां पे क्या होता है,
उस कहानी में यानी फिर जब साधु आते हैं तो साधु आ गए जब घर में, तो फिर उनको खाने के लिए दिया जाता है। अब खाने के लिए दिया जाता है तो क्या होता है उसको मिल जाता है खाना, जैसे दाल दे दिया, भात दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन दिक्कत ये था कि एक चीज उसको नहीं मिला था थाली में, और हर बार नजर क्या होता था उस थाली मतलब उसी की ओर जाता था। वो चीज क्या नहीं मिला था अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो फिर जैसे साधु जी खा रहे हैं, अब वो कैसे बोले कि हमको वो चीज दे दीजिए, नहीं मिला है। बोल नहीं सकते हैं क्योंकि साधु हैं, है ना। लेकिन मन में जो है सो लालच जागा हुआ है कि वो भी मिल जाता तो अच्छा होता, ठीक है। तो जो बुढ़िया थी उन्होंने पूछा कि साधु महाराज आप हमें बताएं कि आपको रास्ते में आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। तो साधु जी ने क्या कहा, कहा कि देखिए मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन रास्ता में एक वाक्या घटा। तो बुढ़िया ने कहा क्या हुआ था बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब रास्ते में हम जा रहे थे ना, तो उसमें हमको एक सांप मिला, और वो सांप जो लंबा था वह पापड़ जो दिख रहा है उतना लंबा था। तब तक बुढ़िया को याद आया, अरे हम तो पापड़ देवे नहीं किए। तो बोले अच्छा ठीक है हम पापड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो साधु जी जो है सो इस तरह से पापड़ मांगने का काम किए थे, तो उनको पापड़ मिला नहीं था। नजर बार बार वहीं जा रहा है, कैसे बोले कैसे बोले, ठीक है। तो गलती से अम्मा जी ने पूछ लिया, है ना, पूछ लिया। तो फिर साधु जी ने एक दिमाग लगाया और बता दिया कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से लालच जो होता है वो मतलब कुछ भी दिमाग में आ जाता है ना। तो बताइए पहला बताएं, दूसरा बताएं, तीसरा। तो पहला बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं, तीसरा सब बता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहला बताना सही होगा। बाकी दो क्वेश्चन जो है सो आप लोग घर से करके आइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, है ना। देखिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका अभाज्य गुणनखंड? 12 का, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोग यहाँ लिखेंगे 12 और इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। ये जरूरी नहीं है एग्जाम में लिखना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड लिखने बोला है तो आप यहाँ डायरेक्ट 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से जब आप 15 का निकालेंगे तो आपको पता है 3 गुने 5, इसको अभाज्य संख्या 3 भी है, 5 है, इसके अलावा कोई और नहीं है। 15 के बाद आता है 21, तो 21 जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7, क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7। एलसीएम कैसे निकालेंगे? सभी नंबर होना चाहिए, लेकिन जो कॉमन नंबर रहेगा उसको एक ही बार लेना है, बाकी जितना नंबर आएगा सब आएगा, ठीक है। राहुल, अरे भैया राहुल क्या हुआ, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या है बाबू? देखिए जितना नंबर है वो सब लेना है, तो लेकिन जो तीनों में रहेगा, ठीक है, उसको एक ही बार लेना है। लेकिन अगर एक ही में बार बार है तो सब ले लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, तो 2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 2 गुना 2। अब 3 देखा जाए तो 3 इसमें भी है, देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही 3 लिखेंगे, जो कॉमन है वही लिखेंगे। 5 इसमें है, किसी में नहीं, तो 5 भी आएगा, और 7 भी आएगा, क्योंकि सभी नंबर को लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है। तो ये होता है एलसीएम। ये क्या होता है? एलसीएम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एलसीएम होता है ना। अब यहाँ से इसको गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू, 2 दूना 4 तिया 12 25 60 गुने 6 4 सच्चे 42, यानी 420 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो बस यहाँ एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ लिख देना है। अब तीनों में जो कॉमन रहेगा, एक में नहीं, दो में नहीं, तीनों में, जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अगर तीनों में कॉमन नहीं है, नाम खा लिखवा रहे हो हैं समझ में आया? तो ये चीज अगर एचसीएफ निकालना है, जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे मान लेते हैं कि दोनों में है तब नहीं लेना है, तीनों में ही होना चाहिए। तो देखिए 3 अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 आपको तीनों में दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से जो हम बनाए हैं, ये ड्राइंग किए, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट आपको देखना है 3 है और क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर 3। तो लो निकल गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। बस इतना ही आसान है। आप लोग दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह से क्या सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि यस सर दूसरा और तीसरा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है। प्रयास सबसे बड़ा चीज होता है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपसे होगा। यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो सॉल्व करना आए या ना आए, लेकिन कोशिश जरूर करना। नहीं आएगा कल आप फिर से पूछिए, हम इसको दोबारा बताएंगे।
ठीक है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन कुमार है। अच्छा नाम नहीं लिखा हुआ है ना। मेरा नाम सुमन कुमार है। ठीक है। सावित्री कुमारी जी, आप कहाँ से? सावित्री, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एक सेकेंड। यस सर, 2 और 3 हो जाएगा। सिंटू पंडित बोल रहे हैं यस सर। नहीं, दूसरा स्कूल में है। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। जगह अगर आप लोग क्या कह रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, तो आप लोग कर भी लीजिएगा। ठीक है। और अगर बन जाएगा तो आप लोग हमें इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं कि सर मेरा देखिए हम जो है सो बना लिए हैं, तो हम आपको मैसेज कर रहे हैं कि मेरा सही है या गलत, तो हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपका ये सही है या गलत। ठीक है। या फिर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए। ठीक। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत। बस बालिका में एलसीएम। अच्छा देखिए, मानसी का आंसर भी आ गया। HCF 11399 एंड HCF इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का शायद आप HCF बता रहे हैं ना मानसी? हाँ, 2 का ही है। ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है, तीनों को गुणा ही कर देना है। इसमें क्या करना है, तीनों को, क्योंकि इसमें 17, 23 और 29 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। तो आपको 17 गुणा 23 गुणा 29 निकाल देना है। ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। और अभाज्य संख्या है तो कुछ ही में कॉमन नहीं होगा, तो HCF बराबर क्या आएगा, 1। वेरी गुड। मानसिक आंसर आ गया है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आप इसे को घर में बना के लाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। HCF दिया हुआ है इसका और एलसीएम निकालना है इसका, ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम आपको एक फॉर्मूला भी बताए थे। ऐसा क्यों? एक फॉर्मूला हम क्या बताए थे बाबू? फॉर्मूला ये बताए थे कि दो संख्याओं, जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माना, तो आसानी होगा। माना A बराबर 306 और B बराबर क्या है, 500, सॉरी 657। कितना है? 657। ठीक है। A बराबर 306 और B बराबर कितना है, 657। तो हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं, एकदम डिटेल से ऐसे लिखना है ना, क्योंकि आप 10th का एग्जाम लिखेंगे तो नंबर आपको कैसे मिलेगा, ऐसे ही। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है A गुणा B बराबर होता है HCF ऑफ A गुणा B, सॉरी A कॉमा B इंटू एलसीएम ऑफ A कॉमा B। ये चीज होता है, हमें पता है। ठीक है। तो A और B, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है HCF ऑफ A B बराबर क्या दिया हुआ है, 9। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 9 गुणे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर लिख देते हैं, एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम ऑफ A B लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, A और B के जगह क्या है बाबू? A के जगह है 306 और B के जगह 657। तो यहाँ लिखेंगे 306 और 657। ठीक है। अच्छा, यहाँ A के जगह क्या है, A के जगह क्या माने थे, 306। तो यहाँ लिखेंगे 306 गुणा B के जगह है 657। क्या है, 657। ठीक है। अब यहाँ से ये 9 इस पूरे में गुणा है, तो इधर आके भागा होगा। तो इसको कुछ भी नहीं, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, नहीं तो भारी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। 9, अब ये 9 से कटेगा। जैसे इसको काटेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 9 एकम 9। और ये हमें पता है कि डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़े तो 6 3 9 हो रहा है, तो ये 9 से कटेगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 और 6, 9 चौका 36, 9 चौक 36। तो इधर क्या आएगा बाबू, इधर तो हमारा 9 इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एलसीएम ऑफ 306 और 657। तो इधर जो है सो गुणा हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखते हैं, है ना। इधर क्या बच गया, 34 गुणा 657, 657 बराबर एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 306 और 657, 657। ठीक है। तो इसको हम लोग गुणा करके लिख देंगे। चलिए गुणा करते हैं, 657 और 34। बताइए क्या आएगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, 24 और 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17,
छः 18 1 19, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 3 7 6 13 9 2 11 12 1 सॉरी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 2 3 3 8 बराबर एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 और अंततः हम लोग लिखेंगे इसलिए एलसीएम ऑफ 306 और 657 इक्वल टू क्या है 22338। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्या गिफ्ट है बाबू, गिफ्ट है कि छुप के देख रही हैं? शुभम, शुभम है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या सभी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, हो सकती है। क्या 0 पे समाप्त हो सकता है अगर n एक प्राकृत संख्या है? ठीक है, तो हमें जो दिया है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल। हल में क्या होगा, दिया है n एक प्राकृत संख्या है। क्या है, n एक प्राकृत संख्या। अगर ये प्राकृत या प्राकृतिक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। प्राकृतिक संख्या बराबर क्या है n, तो इसलिए n बराबर जो होगा 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या ही सब है 1 2 3 4 5 6। हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। 6 के बाद आएगा 7 8 9 ऐसे आएगा। अब हमें ज्यादा नंबर नहीं चेक करना है, 1 2 नंबर देखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जब n बराबर 1 है तो क्या होगा, इसलिए 6 टू द पावर n, यानी 6 पावर में वह n है, यानी n की जगह क्या रखना 1, तो ये क्या आएगा 6। जब n बराबर 2 है, जब n बराबर 2 है तो 6 का पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 36, जो कि स्टार्ट किस एंड किससे हो रहा है 6 से। जब n बराबर 3 रखेंगे तो 6 का पावर क्या होगा 3, तो 6 छक 36 छक 216। तो n बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 आइए रखिए। सब में जो अंत डिजिट है, लास्ट डिजिट, वो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, नो सर, ओ ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे ठीक है वेरी गुड। जवाब किसने दिया, सिंटू कुमार पंडित, उन्होंने दिया नो सर, यानी सब जो है सो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः n यदि प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है तो 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, बस। तो इसको ऐसे आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो क्या हम लोग आगे बढ़ें, बताएंगे जरा। ठीक है, आप हमें बताएंगे क्या हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है या क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, यस सर। चलिए, सिंटू पंडित को समझ में आया है ना, क्या ये आप हमें बता सकते हैं। देखिए, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दें, इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज जो इस समय हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, कल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ दोनों में 13 दिख रहा है, प्लस प्लस इसको कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 7 गुणे 11 गुणे यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, और कॉमन क्या आ जाएगा 13। फिर इसको गुना करेंगे 11 सत्ते 77 गुणे 1, 77 प्लस 1 78 गुणे 13। देखिए, अब ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या सबसे पहले बोलते हैं किसको है, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या एक और खुद, ठीक है, एक और खुद के अलावा भी कोई और नंबर से डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो ये 13 गुणे 78 है, ठीक है,
तो आपको पता है कि ये जो संख्या है वो 2 से भी कट रहा है, ये पूरा संख्या 1 से भी कटेगा, खुद जो भी गुना करेंगे उससे भी कटेगा। ठीक है, तो एक यानी एक और खुद के अलावा 2 एक ऐसा नंबर आ गया जो कि ये नंबर कट रहा है। 13 से भी कट रहा है, एक गुणनखंड यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये गुणनखंड जब बन पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक से अधिक संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा, जो कि इसको हम लोग कल लिखने वाले हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा, और सबको जब गुणा करेंगे तो ये संख्या 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ एक 2 गुणनखंड आएगा जो कि 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। और क्यों है, क्योंकि ये संख्याएं दो अपने और खुद के अलावा कोई और संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, भाज्य संख्या। सर एक और कहानी सुनाइए। मानसिक कहानी बस एक ही याद था। ठीक है, अब नेक्स्ट डे यानी कल आपको फिर एक कहानी सुनाएंगे जब हम आएंगे क्लास में तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, अगर सॉल्व होता है तो प्रॉपर तरीके से आपको लिख के लाना है, और नहीं सॉल्व होगा तो कल हम इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हम बता देंगे कैसे करना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है सर, एक और, हाँ, इसमें जो है सो आपको हम क्या बता रहे हैं, देखिए एक यानी मैदान है, गोलाकार मैदान है। ठीक है, इसको हम कल बताएंगे। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, एक गोलाकार मैदान ये है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक ये ये लड़का खड़ा है ना, ये लड़का खड़ा है, दिख रहा है लड़का। अब ये क्या करेगा, और यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ये क्या है, एक लड़की खड़ी है ना, लड़की, ये लड़की खड़ी है। ठीक है, ये लड़की खड़ी है। ठीक है, अब ये एक रोड पे यहाँ पे ये खड़ी है, ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, कोई कलर दूसरा ले लें क्या, देखो ये इस पॉइंट पे खड़ा है और ये इस पॉइंट पे खड़ी है, मतलब ये लड़का है लड़की। सोनिया है, ये कौन है, ये सोनिया है। बाबू बुरा मत मानना, ठीक है। किसी का नाम अगर सोनिया हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ बुक में दिया है तो हम पिक्चर आपका ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना। सोनिया है, तो सोनिया जो है सो यहाँ पे खड़ी है, इस जगह में। ठीक है, और यहाँ पे कौन खड़ा है, एक और रवि। कौन खड़ा है, रवि। अब ये एक चक्कर लगाता है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करता है और एक ही समय में, एक ही जगह और एक ही समय में। अब यहाँ से जब ये रनिंग करना स्टार्ट करता है और ये भी रनिंग स्टार्ट करता है, तो बोल रहा है कि रवि को कितना लगता है, 12 मिनट, यानी इसको लगता है 12 मिनट। कितना लगता है, 12 मिनट। और इसको लगता है 18 मिनट, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। तो आपको ये बताना है कि प्रारंभ समय में एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ होंगे। यानी अगर ये ये बंदा है ना, ये बंदा अगर यहाँ से इस तरह से चला और ये भी यहाँ से ऐसे चली, तो फिर ये बताना है कि दोनों एक साथ एक समय में कब आएगा। तो आपको अब इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि एक चक्कर इसने कितना में किया, 12 मिनट में। रवि ने एक चक्कर 12 मिनट में, दो चक्कर कितना में किया, 24 मिनट में। तीन चक्कर कितना में, ये चक्कर है, ये क्या है, चक्कर मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, अरे ये घुमा है, ठीक है, वो चक्कर नहीं। उसके बाद ये क्या है, ये 12-24 क्या है आपका, समय लिया है, क्या लिया है, समय। समय किसमें, मिनट में, किसमें है, मिनट में। तीन चक्कर में कितना लगाएगा, 36 मिनट। यानी एक चक्कर 12, दो चक्कर 24 और तीन में लगाया 36। अब उसके बाद फिर जो सोनिया है, ये सोनिया है, ये किसका है बाबू, ये रवि का। ये किसका है, रवि का। ये किसका है, सोनिया का। ये किसका है, सोनिया का। सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, दो चक्कर लगाती है 36 मिनट में, क्योंकि दोबारा जब लगेगी फिर 18 मिनट लगेगा, 36 मिनट हो गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं रवि जो है सो 3 चक्कर लगाया और सोनिया ने 2 चक्कर लगाया। ठीक है, इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा था, क्योंकि 12 मिनट में एक बार कवर किया। मैंने एक बार जब ये यहाँ कवर किया तो हो सकता है सोनिया यहाँ तक पहुंची हो, दोबारा जब ये कवर किया तो हो सकता है सोनिया यहाँ पहुंची हो, जब तीसरा ही पूरा कंप्लीट किया तब तक सोनिया भी यहाँ पहुंच गई। यानी तीसरे राउंड में ये भी और ये भी दोनों एक ही साथ में आके पहुंच गए। और अगर एक ही साथ पहुंचे तो कब पहुंचे, 36 मिनट में। कब पहुंचे, 36 मिनट में। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको, वेरी गुड, मानसी का आंसर आया 36 मिनट, सिंटू का भी 36 मिनट आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो 36 मिनट ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ये कैसे निकालें, तो आप लोग को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। किसका लेना है, 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम। और सबसे पहले क्या लिखना है, सोनिया के द्वारा लिया गया कुल समय 18 मिनट, रवि के द्वारा कुल समय लिया गया 12 मिनट,
ठीक है। यदि दोनों एक ही स्थान पे पुनः मिलेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर एलसीएम निकाल देंगे और जो भी आंसर आएगा तो हम लोग लिखेंगे, अतः सोनिया और रवि दोनों एक साथ फिर से 36 मिनट के बाद पुनः वो एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये आपका रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कल हम इसको आपको फिर से बताएंगे। जो आज हम बताएं फिर से कल वही बताएंगे, क्योंकि पूरा एक साल पढ़ा हुआ है तो हम लोग आराम से धीरे धीरे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप लोग बताएंगे कि हमें समझ आया तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चक्कर ज्यादा है, एक चक्कर ज्यादा है सो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जैसे एक आदमी यहाँ चला, एक आदमी अब ये स्पीड दौड़ रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो ये जब तक मान लो कि एक चक्कर यहाँ लगाया तो ये यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब ये फिर जब दोबारा चक्कर लगाएगा तो फिर ऐसे घूमेगा, और ये जब तक यहाँ से फिर यहाँ आएगा तब तक ये फिर से यहाँ पहुंच गया। अब ये इसके पीछे पीछे, इसके पीछे 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 पीछे, और इस तरह से ये दौड़ा, ऐसे दौड़ा कि दोनों फिर से दोबारा एक साथ मिल गए। तो ये जो एक साथ में मिला है ये आपको बताना है कि कब मिला। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ में फिर कब मिलेंगे, 36 मिनट में। कब मिलेंगे, 36 मिनट में। ठीक है, ये बात समझ में आया शुभम? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो कि हमारा कब है क्लास, फिर से थर्सडे को। तो आप सभी को थर्सडे को फिर से ज्वाइन करना है। कल साइंस है, परसों सोशल साइंस है, तो आप उनको भी देखिए। आपको हर एक टीचर आपको यहाँ बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।